हे एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं हम ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब जब कोई बच्चा बेबी बॉर्न यानी कि चाइल्ड से लेके एडोलसेंस यानी कि अडल्ट होने तक का जो उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा अभी तक जैसे जो भी कोई चीजें होती है, हमारी सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, पूरा लाइफ का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होता है जब हमारा लाइफ साइकिल चलता है, लाइफ प्रोसेस चलता है। अब जो वो लाइफ प्रोसेस चलता है कंप्लीटली, तो डे टू डे या टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले जो बेबी बॉर्न हुआ उसके अंदर जो चेंजेस आने शुरू होते हैं वो फर्स्ट डे से ही आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी अडल्ट पोजीशन, अपनी अडल्ट एज तक पहुंच जाता है। तो अडल्ट एज तक आते आते उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके कैपेबल होने के बाद कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तब रिप्रोडक्शन होता है। तो जो चेंजेस आते हैं वो चाइल्डहुड टाइम में ही रिप्रोडक्शन पार्ट क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते, वो धीरे धीरे अडल्ट पोजीशन तक आते आते ही वो पार्ट्स ग्रो करते हैं। तो उन पार्ट्स के ग्रो करने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर बाकी भी क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। बॉयज की क्या होती है, अपर लिप्स पे हेयर्स आना शुरू कर देते हैं, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं कि आपकी एज इतनी हो गई है, हम खुद फील करना शुरू कर देते हैं कि हम बड़े हो गए हैं जब हम कुछ चेंजेस देखते हैं। तो उस चेंज को एडोलसेंस बोला गया। द चेंजेस इन आवर बॉडी अंडरगोज किस चीज के थ्रू, किसी हमारी एज जब पास होती जा रही है, जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं वही हमारा क्या है, एडोलसेंस है। तो एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एडोलसेंस है अगर हम इस प्रोसेस को रोकना चाहें तब भी हम उसको रोक नहीं सकते। जो चाइल्डहुड प्रोसेस है वो अडल्ट के अंदर आती ही आती है। तो चाइल्डहुड से इंसान क्या करता है, धीरे धीरे एडोलसेंस तक पहुंच जाता है। तो जो एडोलसेंस होती है वो इज ए नेचुरल प्रोसेस है। चेंजेस आते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर और उन चेंजेस को क्या बोला गया है, एडोलसेंस बोला गया। अंडरस्टूड। तो यहां हम लिखेंगे एडोलसेंस। इस चैप्टर के अंदर हम जितना भी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, किस एज में मूव करना शुरू कर देते हैं, कब जो बॉडी रिप्रोडक्टिव के जो गैमेटेज होते हैं मेल एंड फीमेल के, वो किस तरीके से अपने जो उनके गैमेटेज होते हैं जायगोट बनाने के लिए उनको बनाना शुरू कर देते हैं। तो एडोलसेंस मैंने क्या बताया, इज ए नेचुरल प्रोसेस। एडोलसेंस इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। नेचुरल प्रोसेस किस तरीके से काम करती है, लीड करती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के साथ। तो आप यहां लिखेंगे एडोलसेंस इज ए चेंजेस अंडरगोज, चेंजेस इन आवर बॉडी, चेंजेस इन आवर बॉडी अंडरगोज leading the reproductive part जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो लीड करते हैं ऑफ मैच्योरिटी टू मैच्योरिटी is called adolescence। तो उसको क्या बोला गया है, एडोलसेंस बोला गया। एडोलसेंस मैंने क्या बताया, बॉडी के अंदर जब चेंजेस आना शुरू कर देते हैं, जब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होता है कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडोलसेंस एज आ जाएगी। जो एडोलसेंस एज होती है वो स्टार्ट होती है 11 से। 11 की जो एज होती है उसे 18 और 19 तक ये चलती है एडोलसेंस वाली। उसके बाद इस एज को टीन यानी कि टीनेजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
टीनेजर बोला जाता है। और जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस आता है, जो चेंजेस आते हैं, गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स जल्दी ग्रो करना, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, फास्टर देन बॉयज। बॉयज के बजाय जो गर्ल्स होती हैं वो जल्दी ग्रो करना शुरू कर देती हैं, 1 or 2 years, 1 या 2 साल पहले। जैसे जो बॉयज होते हैं 12 की एज में वो होंगे तो गर्ल्स 11 की एज में हो जाती हैं। तो जो गर्ल्स होंगी वो बॉयज की बजाय जल्दी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। एडोलसेंस का मीनिंग समझ आया? जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से लीड करने के लिए आफ्टर मैच्योरिटी, वो हमारा एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस 11 की एज में शुरू होता है 18 to 19 तक। और जो एडोलसेंस होते हैं उनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। गर्ल्स ग्रो फास्टर, जो गर्ल्स होती हैं ग्रो करना जो फास्ट ग्रो करती हैं गर्ल्स करती हैं बॉयज की बजाय। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या चीज होती है? प्यूबर्टी चेंजेस इन आवर बॉडी इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम में जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। सो यहां आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द चेंजेस इन आवर बॉडी during adolescence is called puberty। इसको क्या बोला गया? प्यूबर्टी बोला गया। अब जो प्यूबर्टी के अंदर मैंने बोला एडोलसेंस की एज में जब चेंजेस आते हैं, अब वो चेंजेस क्या क्या आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी, जिससे हमें पता चलता है कि जो कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, ग्रो करना शुरू करता है। और हर एक पर्सन के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कुछ लोगों का हाइट अलग होता है, जैसे कुछ बहुत लंबे चले जाते हैं, कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं। वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? हार्मोन्स के ऊपर। तो चेंजेस इन प्यूबर्टी, फर्स्ट टॉपिक इज जो प्यूबर्टी एज बताया मैंने, एडोलसेंस के टाइम पे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं प्यूबर्टी के अंदर? फर्स्ट हम यहां लिखेंगे चेंज इन हाइट, सॉरी इंक्रीज हाइट लिख लो, इंक्रीज हाइट। जो हाइट होती है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। किस तरीके से? जैसे जो गर्ल्स होती हैं जब तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता तब तक वो ग्रो करती रहती हैं, बिकॉज वो बॉयज से ज्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। बॉयज के अंदर उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एकदम से जो एक कोई एज आती है 19 to 20 तक, बॉयज क्या करते हैं, जब तक वो टीनेजर रहते हैं ग्रो करते रहते हैं। तो जो पुबर्टी के अंदर सबसे बड़ा चेंज आता है वो चेंज क्या है? इंक्रीज इन हाइट। उनकी जो हाइट है वो क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू कर देती है। हाइट इंक्रीज हुई तो ऑब्वियस है कि कोई भी पर्सन चाइल्डहुड से अडल्ट की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन हाइट का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन की, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उनकी हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोने बोलते हैं, उनकी जो हाइट है वो बहुत छोटी रह जाती है। कुछ मीडियम होते हैं, कुछ की हाइट इतनी लंबी चली जाती है जो ओवर यानी कि एक्सेस हो जाती है। तो उनका किस वजह से होता है? डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, यानी कि ये एक नेचुरल चीज है, इसमें किसी भी पर्सन का कोई फॉल्ट नहीं होता। जैसे हम किसी को बहुत बोना बोल देते हैं, किसी को बहुत लंबा बोल देते हैं, तो वो सारा हॉर्मोन्स का सर्कल होता है, सारा हॉर्मोन्स का साइकिल होता है, जिसकी वजह से अगर हॉर्मोन्स हमारे इनबैलेंस्ड हो जाते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से कोई बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत लंबा, यानी कि एक्सेस कोई भी चीज उसके अंदर आ जाती है। तो पहला जो चेंज प्यूबर्टी के अंदर आता है वो क्या है कि किसी भी ह्यूमंस की क्या हो जाती है? हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड है चेंज इन बॉडी शेप। सेकेंड जो हमारा चेंज है, चेंज इन बॉडी शेप।
चेंज इन बॉडी शेप, जो बॉडी की शेप होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। किस तरीके से, जैसे जो हमारे क्लासमेट्स लगा लो, उनसे जूनियर्स लगा लो, जो बॉयज हमारे उसके होते हैं, एज के होते हैं, जैसे अप टू 21, 22, यानी कि टीन एज के टाइम पे उनकी जो चेस्ट है वो उसके ऊपर हेयर्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, बियर्ड आना शुरू हो जाती है। सेकेंड थिंग, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हाइट जब लंबी हुई तो शोल्डर ब्रॉड हो गए, चेस्ट के ऊपर हेयर्स आना शुरू कर जाती हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनकी ब्रेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, उनकी जो शेप है ऐसे कर्ड वाली हो जाती है। बॉयज गर्ल्स की जो वेस्ट होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़े जो चेंजेस शेप के अंदर आते हैं वो ये हैं कि जो बॉयज के शोल्डर हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी चेस्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, गर्ल्स की जो वेस्ट होती है वो हाई हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस किसके अंदर आते हैं, जब प्यूबर्टी की एज आती है। तो ये चेंज इन शेप हो गया। ऑब्वियस है गर्ल्स और बॉयज की शेप में भी चेंजेस आते हैं। सेकेंड बात आती है वॉइस, वॉइस चेंज। वॉइस चेंज का क्या मतलब होता है, जैसे जो वॉइस है वो एडोलसेंस की एज आते आते इंक्रीज होना, हैवी होना शुरू हो जाती है। जैसे हम नॉर्मली किसी बच्चे की साउंड सुनते हैं या फिर किसी 15 से अपर जो एज है किसी भी बच्चे की या बॉय की, उसकी साउंड सुनते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस क्या है कि जो बॉयज होते हैं उनकी जो साउंड है वो हैवी होना शुरू हो जाती है, गर्ल्स की जो साउंड होती है वो हाई पिच यानी कि बहुत शार्प होती है, जैसे कोई चीज बिल्कुल शार्प नुकीली होती है। गर्ल्स की साउंड के अंदर हाई पिच होती है, लेकिन जो बॉयज की साउंड होती है, बॉयज की जो साउंड होगी वो इतनी हॉर्श हो जाती है, उस एज तक आते आते हम उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। वो आउट ऑफ कंट्रोल हॉर्मोन्स हो जाते हैं। एडम्स एप्पल का मतलब होता है जैसे बॉयज के गले के अंदर इस तरीके का यहाँ निकला हुआ होता है, इस तरीके का, तो उनकी जो साउंड है वो हैवी होती है। ये किस रीजन से होती है, ये होती है एडम्स एप्पल, क्योंकि जो उनके लार्नेक्स, अब जैसे जो साउंड है वो कहाँ से आई, लार्नेक्स यानी कि थ्रोट से निकल के आई। उनके जो लार्नेक्स का साइज है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो बाहर की तरफ दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जो गर्ल्स का ये वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल फ्लैटेंड होता है। क्यों, क्योंकि जो गर्ल्स की साउंड होती है वो हाई पिच्ड होती है, लेकिन बॉयज की साउंड बड़ी हैवी होती है ड्यू टू एडम्स एप्पल, क्योंकि इसमें लार्नेक्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। तो जब उनके हॉर्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनकी साउंड बड़ी हॉर्स हो जाती है, और वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उसके बाद सारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने जनरली अपने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे, हमारी नेचुरल चीजें हैं, आसपास के जो बच्चे हैं उनकी साउंड किस तरीके की है, और जो हमारे बड़े होते हैं, हमारी एज के लगा लो या हमसे बड़े हमारे पापा लगा लो, हमारे छोटे ब्रदर्स लगा लो, तो उन दोनों की साउंड में बड़ा डिफरेंस होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी साउंड थोड़ी हल्की होती है, लेकिन एज आते आते उनकी साउंड हाई पिच्ड हो जाती है, यानी कि बड़ी नुकीली टाइप हो जाती है, बड़ी तेज साउंड हो जाती है। तो इस तरीके से जो वॉइस है उसके अंदर भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट का मतलब क्या है, जब एक बच्चे का जब आप फेस देखते हैं तो उसके अंदर, और जो एडोलसेंस की एज वाले बच्चे का फेस देखते हैं तो उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि जो बड़ा हो जाएगा एडोलसेंस की एज आने के बाद, उसके फेस पे ऑयली, उसका फेस क्या हो जाएगा, ऑयली होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पिंपल्स निकल रहे हैं आपके मुंह पे, किसकी वजह से, प्यूबर्टी की वजह से, कि आपकी एज हो गई है, इस वजह से पिंपल इस एज में निकलते ही हैं। तो हमारी जो एडोलसेंस की एज होती है उस तक आते आते फेस ऑयली होना शुरू होके वहां पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है स्वेट के अंदर, पसीना आता है, ऑयली फेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की जब एज आती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स।
व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स हॉर्मोन्स? सेक्स हॉर्मोन्स हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने क्या बोला था कि जो स्पर्म्स होते हैं, मेल्स के जो गैमेटेज होते हैं, और मेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पेनिस। ये सारे जो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो स्पर्म डक्ट्स होती हैं, जो टेस्टीज होती हैं, वो टेस्टीज स्पर्म्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद बात आ गई गर्ल्स के अंदर। गर्ल्स की होती है ओवरीज, रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पोर्शन होता है उस ओवरी के अंदर एग रिलीज होना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये एक ऐसी एज आ जाती है जब जो ह्यूमंस होते हैं वो कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, लाइक टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का बनना और ओवरीज के अंदर एग का रिलीज होना, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं किस एज के अंदर, एडोलसेंस एज के अंदर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उसके बाद बात आती है रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल, उसका मतलब क्या है मैच्योरिटी का, कि जब एडोलसेंस की एज आती है, प्यूबर्टी के टाइम, वहां अगर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो वहां मेंटल से क्या मतलब है, वहां मैच्योरिटी से क्या मतलब है। वहां मतलब सिर्फ इतना है कि उस टाइम तक आते आते जो बच्चे होते हैं वो अपनी पसंद नापसंद बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये खाने में पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेके कि मुझे फिट रहना है, मुझे क्या करना है। सेकेंड थिंग, उनका फ्रेंड सर्कल जो भी होता है वो अपने फ्रेंड सर्कल को लेके भी इतने सीरियस हो जाते हैं, मुझे उस फ्रेंड से मिलने जाना, मुझे ये फ्रेंड अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो उनकी मेंटल एबिलिटी जो होती है, उनकी जो मैच्योरिटी वाली एज होती है उस तक आते आते ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, जिद करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा किसके ऊपर होता है, मैच्योरिटी के ऊपर होता है। तो ये भी प्यूबर्टी की एज में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट चेंज क्या है, सेकेंडरी व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी? सेकेंडरी यानी कि जो सेकेंड चेंजेस आते हैं। देखो, जब कोई भी जो ह्यूमंस होते हैं वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल होते हैं, उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि जो मेंस के अंदर टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं। मेल और फीमेल गैमेटेज को मिला के जो जायगोट बनता है उसके लिए जो ओवरीज होती है वो एग रिलीज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो बॉयज होते हैं उनके अंदर फेशियल हेयर्स, उनकी जो बियर्ड आना शुरू हो जाती हैं, मुस्टैच यानी कि मूछें आना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा चेंज होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का। तो बॉयज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उनके फेशियल हेयर्स, उसके अलावा मुस्टैच, या फिर अंडर आर्म्स के अंदर हेयर, अंडर आर्म्स हेयर, ये सारी चीजें, चेस्ट हेयर, ये सारी चीजें ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। तो जब बॉयज के अंदर ये चेंजेस आते हैं तो गर्ल्स के अंदर भी क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इंक्रीज होना
शुरू हो जाता है इस एज के अंदर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर किसको बोलेंगे कि जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, बॉयज के हेयर्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगे और जो गर्ल्स होती है उनकी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो ये आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनके सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो बॉयज के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जो गर्ल्स के अंदर होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी गिवन मिलेगा कि जो बॉयज के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और जो गर्ल्स के अंदर होते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन की। आगे बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर भी एक पॉइंट आता है कि इन सारी चीजों को आफ्टर मैच्योरिटी, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है। इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं। कौन होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। और जो हॉर्मोन्स होंगे ये किस चीज के लिए बने होंगे, कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक डायग्राम गिवन होगा जहां सारी टाइप्स की ग्लैंड्स गिवन है। जो ग्लैंड्स होती हैं तो कौन सी ग्लैंड्स ऐसी होती है जो इनको कंट्रोल करती है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, बॉडी के अंदर होती हैं, तो इस ग्लैंड्स को क्या बोला जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। आगे बात समझ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, तो जो मेल्स होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन, जो गर्ल्स होते हैं उनका एस्ट्रोजन, ये होते हैं उनके कैरेक्टर्स। सेकेंड थिंग, अगर इन कैरेक्टर्स को प्यूबर्टी की एज के अंदर कोई कंट्रोल करता है वो हॉर्मोन्स करते हैं। हमारे जब हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं तो वो बॉडी की शेप भी चेंज कर सकते हैं, हमारी हाइट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इफेक्ट पड़ता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो इसको कंट्रोल करती है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अगर आप इस क्लास के अंदर इसका बेसिक समझ लेंगे तो एज इट इज चैप्टर आपका ग्रेड 10 में भी आना है तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ इसकी बेसिक बात है, आगे इसका थोड़ा डीप हो जाता है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, हेरिडिटी चैप्टर है, इन सारी चीजों के अंदर इनका पता होना जरूरी होता है। तो हमने बेसिक सी बात की। ये तो ऑब्वियस है कि जनरल नॉलेज के लिए भी कोई चीज है कि प्यूबर्टी की एज में आते आते किस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो बॉडी के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट पॉइंट इज reproductive phase. रिप्रोडक्टिव फेज का क्या मतलब होता है, जब मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। दोबारा फिर बताती हूँ, मेंस के अंदर टेस्टीज जो स्पर्म से रिलीज करती हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू बाहर निकालती है जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके थ्रू। उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज के अंदर एग रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उनका क्या होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है जब फीमेल्स की ओवरी के अंदर से एग रिलीज होता है, अगर उस एग को स्पर्म्स नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये साइकिल कंप्लीटली कितना होता है, इन 28 डेज। 28 डेज की। अब उसका प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। जब
अब मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर भी आपको बताया था कि जो फीमेल्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं, पेयर्स ऑफ ओवरी यानी कि 2 ओवरीज, दोनों ओवरीज में एग रिलीज होता है मंथ बाय मंथ, यानी कि एक मंथ इसमें, सेकंड मंथ इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। मंथ बाय मंथ दोनों ओवरीज के अंदर जब एग रिलीज होता है, अगर उनको स्पर्म्स मिल जाते हैं तो वो एग फ्यूजन करके, फर्टिलाइजेशन करके बेबी में अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उन एग्स को अगर स्पर्म्स नहीं मिलता, ऑब्वियस एडोलसेंस की एज में स्पर्म्स नहीं मिलेंगे, तो वो एडोलसेंस की एज में जब उनको स्पर्म्स नहीं मिल पाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वहां क्या होता है, वो एग खुद ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। वो 4-5 दिन वेट करता है कि उसको मेल गैमेटेज मिल जाए, अगर नहीं मिलते हैं तो वो एग खुद से डिस्ट्रॉय होके ब्लड की फॉर्म में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जो ब्लड साइकिल चलता है वो 4 और 5 डेज का होता है, जो 25 डेज में एक बार होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। कि अगर जो हमारी बॉडी के अंदर एग रिलीज होता है उसको मेल्स के गैमेटेज मिल जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेल्स गैमेटेज हमें मिल जाते हैं, अगर फीमेल्स को मेल गैमेटेज मिल जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पाते तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ब्लड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको मेनार्क बोलते हैं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। उसके बाद जब ये स्टॉप, अब ये खुद कोई एज ऐसी आती है जब खुद से स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर नहीं रह जाती कि वो एग रिलीज कर सके। एक एज आने के बाद, वो एज कौन सी होती है, 45 to 50 की जब एज आ जाती है एक फीमेल की, तब बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो एग को रिलीज कर दे, और उसके बाद जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो खुद से स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज का मतलब होता है रुक जाना, मैन मतलब इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना। और जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। और जो 28 डेज में एक बार आते हैं उनको मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हर 28 डेज के अंदर एक एग रिलीज जरूर होता है हमारे किसके अंदर, ओवरी के अंदर। जो फीमेल की ओवरी होती है उनके अंदर एक एग रिलीज होता है, जिसकी वजह से उसको स्पर्म्स ना मिलने की वजह से वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो 28 डेज का एक साइकिल होता है। यहां तक आगे बात समझिए, पूरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट का। नेक्स्ट आता है हाउ इज द सेक्स ऑफ बॉडी डिटरमाइंड। अब जैसे कोई बेबी बॉय है या गर्ल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे। सेक्स का मतलब क्या यहाँ जेंडर से है, ऑब्वियसली बॉय और गर्ल से। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हमारे जो सोसाइटी होती है उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले एक सेल होता है, उसके बाद न्यूक्लियस, और उसके ही पास वाली लेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके लिए वो करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब टोटल 46। किसी भी ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे जो किसके लिए, सेक्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो 23 पेयर्स होते हैं। अब इन 23 पेयर्स के अंदर 22 तो मेल और फीमेल के एग्जैक्टली मैच करते हैं। 22 क्या करेंगे, एग्जैक्टली मैच करेंगे मेल और फीमेल। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो मैन होते हैं, मैन के पास होते हैं एक्स एंड वाई,
और जो फीमेल होती है यानी कि जो वुमेन्स होती हैं, वुमेन के पास होते हैं एक्स एंड एक्स। ये कैरेक्टर्स होते हैं उन 23 पेयर के अंदर, यानी कि दोनों का जो एक है वो डिफरेंट होता है। 23 में से 22 पेयर्स तो सेम होंगे, 22 सेम होते हैं और एक जोड़ा डिफरेंट होता है इस तरीके से एक्स वाई एक्स एक्स। अब जो डिपेंड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, अगर मैन के वाई आ जाते हैं और वुमेन के एक्स आ जाते हैं, एक्स और वाई, तो ऑलवेज होगा बॉय। और जब एक्स और एक्स दोनों से आ जाते हैं तो यहां होती है गर्ल, जिसके एक्स और एक्स होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है एक मैन के ऊपर कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी बॉय होता है या फिर गर्ल होती है, क्योंकि मैन के पास ही एक कैरेक्टर डिफरेंट होता है जिसको एक्स और वाई बोलते हैं। तो वाई और एक्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बॉय, और एक्स जब मिल जाते हैं तो गर्ल होती है। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन मेल्स। ये सारा मेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बेबी है वो बॉय होता है या फिर गर्ल होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।